ईवीएम। कई लोग हैं जो ईवीएम को सवालों के घेरे में रख रहे हैं। आज की हमारी खास पेशकश इसी पर है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्या बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का जमाना ही सही था। इस पर हम चर्चा करेंगे। ईवीएम की पोल खोल। ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी। ईवीएम का वोट फिक्स्ड है। एक शख्स का दावा, ईवीएम में की जा सकती है गड़बड़ी, हो सकती है बड़ी हेरफेर। 70% वोट फिक्स किया जा सकता है। इनकी माने तो ये ईवीएम नकली है। इसे कंप्यूटर की तरह हैक किया जा सकता है। आपके वोट को बदला जा सकता है। आप चाहे किसी को वोट डालें, वोट उस खास उम्मीदवार को जाएगा। ईवीएम को फिक्स करने के 5 तरीके। कितना सच है इनके दावों में? आपके सबसे बड़े अधिकार का कड़वा सच। ईवीएम का पोस्टमार्टम लाइव। सवाल गंभीर है और इन गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए देश भर से एक्सपर्ट और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इलेक्शन वॉच के प्रतिनिधि प्रोफेसर अरुण मेहता, स्वागत है आपका। साथ ही साथ नेट इंडिया के हरिके प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ साथ में हमारे साथ वर प्रसाद हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वहां पर एक छोटा सा नमूना लेकर के बैठे हैं, जिसके जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से हैक किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे साथ अहमदाबाद स्टूडियो से जुड़ेंगे कंप्यूटर एक्सपर्ट कल्पेश शर्मा, जो ईवीएम को हैक करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लोकतंत्र का आधार आप हैं, हम हैं, हर वो शख्स है चुनाव के दिन जिसकी पहचान एक वोटर की होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की एक मशीन ने वोटर के हाथ इस कदर मजबूत कर दिए कि चुनावी प्रक्रिया फूल प्रूफ होने का दावा होने लगा। आमतौर पर चुनाव के बाद ईवीएम की चर्चा 5 साल के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि ईवीएम पर जिरा जरूरी हो गई है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो चुके हैं, लिहाजा आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त ईवीएम की बात क्यों। लेकिन आज इसकी बात हम बहुत खास वजह से कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या ये जादुई मशीन हर मर्ज की दवा है? चलिए, इस पर आपकी राय अलग अलग हो सकती है। वैसे कुछ राजनेता ईवीएम पर पहले ही उंगली उठा चुके हैं। हालांकि राजनेताओं के बयानों के निजी कारण हो सकते हैं। खैर, आज हम दिखाने जा रहे हैं कुछ उन लोगों की राय जिन्होंने ईवीएम की दूसरी हकीकत सामने लाई है। इनकी नजर में ईवीएम से भी हो सकता है फ्रॉड, मगर कैसे? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे उन्हीं की जुबानी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और यहां वोट करने वाले 60 करोड़ से ज्यादा वोटर। यकीनन ईवीएम से घालमेल की कोई बात करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। लेकिन हम आज इस पर बहस कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सवाल और देशों में भी उठे हैं, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में भी। साफ है, ईवीएम को चुनौती दी जा सकती है और आज हम उन्हीं चुनौती देने वाले तकनीकी विशेषज्ञों से आपको मिलवा रहे हैं, क्योंकि इनके तथ्य और तस्वीरें गौर करने लायक हैं। ईवीएम में दर्ज राज खुलते हैं और सरकारें तय होती है, लेकिन इस बार ईवीएम के राज खोलने का दावा हो रहा है और उसके साथ पैदा हो रहे हैं कई विवाद, जन्म लेने लगे हैं कई सवाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
लोकतंत्र में बटनों का खेल। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम वाला बटन दबाया और हो गया आपका वोट दर्ज। लेकिन सावधान, ये खेल इतना साधारण भी नहीं जितना कि हम बता रहे हैं और आप समझते आए हैं। बटनों के इस खेल में बड़ा गड़बड़ झाला है। यह खुलासा एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने किया है और अगर दावे को सही मानेंगे तो आप ठगा ठगा सा महसूस करेंगे और लोकतंत्र की मशीनरी में कई संस्थाओं पर सवालिया निशान भी लग जाएगा। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन दावा यह है कि आपके दबाए बटन पर आपका वोट आपके उम्मीदवार को ना मिलकर किसी और ही के नाम दर्ज हो गया हो। कल तक बड़े काम की नजर आने वाली इस ईवीएम में एक चिप के फेरबदल के साथ ही ये सब मुमकिन हो जाता है। गड़बड़ की गुंजाइश और भी है। बाहर से एक जैसी नजर आती हर मशीन के अंदर बहुत कुछ अलग हो सकता है। ईवीएम के इस गोरख धंधे से पर्दा उठाया है कंप्यूटर एक्सपर्ट कल्पेश शर्मा ने, जो दावे के साथ कहते हैं कि इस मशीनी खेल में किसी कैंडिडेट या पार्टी को 70% तक वोट दिलाए जा सकते हैं। तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए वरदान बनकर आई मशीन ही अभिशाप साबित हो रही है? कल्पेश शर्मा की माने तो दिनों तक चलने वाली वोटों की गिनती को घंटों में समेटने वाली ईवीएम को मन मुताबिक नतीजों के मुताबिक ढालने के 1-2 नहीं पूरे 5 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रोग्रामिंग में फेरबदल। इस तरीके में प्रोग्रामिंग इस तरह कर दी जाती है कि बटन कोई भी दबे 70% तक वोट तय किए गए उम्मीदवार के नाम ही दर्ज होंगे। वायरलेस ट्रांसमीटर लगाकर सिस्टम में हेराफेरी। ईवीएम में वायरलेस ट्रांसमीटर लगाकर उसे इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर की तरह हैक किया जा सकता है। एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट के जरिए हेराफेरी। ईवीएम कंट्रोल यूनिट में एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट लगाकर किसी दूसरे कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग और डेटा में फेरबदल किया जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स हैकिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग। इस सॉफ्टवेयर से पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी इस मामले में ईवीएम और वोटों की गिनती के लिए प्रयोग होने वाले कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने में रहकर छेड़छाड़ मुमकिन है। ईवीएम मेमोरी से छेड़छाड़। इस तरीके में चुनाव पूरा होने पर वोटिंग मशीन की मेमोरी को डिलीट करके नया डेटा फीड किया जा सकता है, यानी जिन्हें जो वोट मिले वो हटा दिए गए और मन मुताबिक फर्जी वोट सिस्टम में दर्ज कर दिए गए। ये एक एक्सपर्ट के दावे हैं जो इतना ही कहते हैं कि ये हो सकता है। ये हुआ या नहीं, ये जांच का मुद्दा होगा और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इन आशंकाओं को हकीकत में कर दिखाना कितना मुमकिन है, ये बहस का मुद्दा है। बहरहाल जो बातें सामने आई हैं, इस खतरे को टालने की पहल तो करनी ही होगी। इस समय अहमदाबाद से दीक्षित सोनी। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका समय पर, लेकिन आपके पास लौटेंगे मनीष जी। इस बीच हम सीधे ले चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां से कल्पेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट। कल्पेश, आपका दावा है कि आपको एक एक्सेस मिल गया था, एक ईवीएम का आपने खोल कर देखी। क्या दावा है आपका कि उसमें ये जो 5 तरीके बताए हैं, 5 तरीके से हैकिंग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी आप। मुझे एक ईवीएम मशीन मुहैया करवाई गई थी टेस्टिंग के लिए और उसके सील्स तोड़कर हमने उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर जो चिप थी इट वाज अ फ्लैश मेमोरी। और इलेक्शन कमीशन जो दावे कर रहा है कि हम 1 टाइम प्रोग्रामिंग रोम इसमें रखते हैं, दैट इज रॉन्ग। और जो 5 तरीके मैंने बताए हैं वो 5 तरीके से इसमें हैकिंग पॉसिबल है। और नंबर 1 इसके अंदर एक चीज मैंने देखी कि जो सीरियल पोर्ट पीछे एक्स्ट्रा लगाया हुआ है उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का सील नहीं है। सील जो होता है वो सिर्फ बटन्स के, कंट्रोल यूनिट के बटन्स के ऊपर लगाया जाता है
जबकि जो सीरियल पोर्ट है जो कि बैलेट यूनिट से कनेक्ट होता है, उसके अलावा इन्होंने एक और सीरियल पोर्ट उसमें कंट्रोल यूनिट में दिया हुआ है जिसकी की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से कनेक्ट करना है तो एक ही सीरियल पोर्ट इनफ है। दूसरा सीरियल पोर्ट होने का मतलब है दैट इज फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर विद द कंट्रोल यूनिट एंड देन रीप्रोग्रामिंग और मॉडिफाइंग द प्रोग्राम। ये एक रिक्वायरमेंट होती है, तभी अलग से सीरियल पोर्ट उसमें दिया हुआ है। तो क्या आप चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि लाइए मशीन और वो हैक करके दिखा देंगे आप? हाँ बिल्कुल, मुझे 15 दिन के लिए दीजिए और मैं उसके प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से ऑल्टर करूंगा, मॉडिफाई करूंगा और आपके सामने लाइव टेलीकास्ट में प्रूव करके दिखाऊंगा मैं कि मैं कोई भी बटन दबाऊंगा और वोट जब रिजल्ट चेक करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे तो वोट का रिजल्ट उसी फेवर में आएगा जिसका मैंने प्रोग्रामिंग किया हुआ होगा। आई विल प्रूव इट, आई नीड अ रिसर्च, आई नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, आई नीड इट फॉर 10-15 डेज। चलिए बने रहिए कमलेश, हम आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त प्रोफेसर अरुण मेहता हमारे साथ जुड़े हैं इलेक्शन वॉच के। प्रोफेसर साहब, आज आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो पहली बात तो क्या आप कमलेश से सहमत हैं या आप भी कुछ दूसरा सोचते हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है? जी, ये मुद्दे हमने 20 साल पहले सारे उठाए हैं और हर 5 साल बाद ये मुद्दे फिर से उठते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, लेकिन एक मुद्दा जो अभी तक नहीं उठा है वो ये कि इन मशीनों के जरिए ये भी पता लगा जा सकता है कि किसने किसको वोट दिया, जो कि पहले कागज में नहीं होता था, आपको नहीं पता लगा सकते थे। आज आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं। इस बात को जांचा नहीं गया है इंद्रेसन कमेटी के जरिए और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं देखा है, पर ये इन मशीनों में एक कमी है। ये सब चीजें हम दूर से देख के बता रहे हैं। आप जैसे अगर किसी डॉक्टर को बोलें कि आप किसी पेशेंट के बारे में कुछ कहिए, उसका एक्सरे मत देखिएगा और स्टेथोस्कोप ना लगाइएगा। तो हम लोग इंजीनियर हैं, अगर हमें मशीन के बारे में कुछ कहना है, उसके सर्किट डायग्राम, उसका पूरे डिटेल्स वगैरह हमारे पास होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरह की मशीन, ये क्यों हमको मतलब लुके छिपे जाके मशीन को खोल के देखना पड़े, जब इतने विशेषज्ञ इतनी गंभीर बातें इसके बारे में कह रहे हैं, क्यों नहीं पारदर्शिता होती? क्यों नहीं एक पैनल बनाया जाता एक्सपर्ट्स का, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर रिप्रेजेंटेटिव भेजें, अच्छी तरह से एक बार इस चीज को जांचा जाए। हर 5 साल हम क्यों इस मुद्दे को उठाते हैं? बहुत सही बात आपने कही। हरि के प्रसाद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, एमडी है नेट इंडिया के। आपकी राय इनसे अलग है या क्या आपको लगता है? मेरी हिंदी इतनी साफ नहीं है, पर भी मैं हिंदी में ही बात करूंगा। कल्पेश साहब जो बता रहे थे थोड़ा सही है, थोड़ा हेलुसिनेशन है, मैं ये बताऊंगा। क्योंकि अभी जो इसमें जो चिप जो ये लोग बता रहे थे, ओटीपी बोल के जो बोल रहे थे, ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है। ओटीपी का मतलब, ये ओटीपी नहीं है, ये मास्क रॉम है। मास्क रॉम का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम जो भी बनाते ये ईवीएम बनाने के लिए, ये प्रोग्राम को ये चिप बनाने की कंपनी को भेजेंगे। वहां पर ये प्रोग्राम को फ्यूज करके वो चिप्स विथ प्रोग्राम यहां भेजेंगे। भेजने के बाद ये लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इस पे फ्लैश चिप लगाने का चांस नहीं है अनलेस अंटिल ये अंदर का सर्किट बोर्ड को कोई चेंज कर दिए और ये फ्लैश प्रोग्रामिंग चिप अगर लगाए और बाहर से कंप्यूटर से प्रोग्राम करे जैसा अगर किया तो ही वो पॉसिबल है। इफ नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल एज पर आवर नॉलेज। क्योंकि हम भी एक 45 डेज से जो ये इलेक्शन वॉच लोगों ने हमारे से पूछने से हम जो मिशन बनाए थे, वी हैव डन एक्सटेंसिव सर्वे ऑन दिस मिशंस, दो वी हैवंट हैड एनी एक्सेस टू दिस मिशंस, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर इन द वेबसाइट्स। वो वेबसाइट्स के थ्रू वो हर चीज देख के तकरीबन मोर और लेस द सेम मिशन बनाए थे हम लोग। वो टाइम में हम वी केम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स। ये लोग अगर इफ दे यूज्ड a MOS chip where the software was being sent outside the country. That's where everybody have to concentrate. Why they are claiming it as OTP? If it is a OTP, the program has to be loaded in India. India में वो प्रोग्राम फ्यूज करना चाहिए अगर OTP है। किसी इंजीनियर को पूछे तो बताएंगे OTP का मतलब जो अपन सीडी खरीदते हैं मार्केट में, अपन यहां प्रोग्राम लिखते हैं वो OTP है। अपन मूवी सीडी खरीदते हैं, वो मूवी सीडी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बन के आती है, दैट इज मास्क।
यहां पर अपन मास चिप यूज किए। आप इन्वेरेशन की रिपोर्ट भी देख लिए प्रोफेसर की, उस पे भी इन द इनिशियल स्टेजेस ही टॉक्स इट इज एन ओटीपी, एट द एंड ही टॉक्स इट एज मास्क। शायद मेरे ख्याल से अगर ये मैन्युफैक्चरर्स को अगर अपन पूछे, वो लोग बताएंगे कि ये ओटीपी या मास्क दोनों में भी वन टाइम प्रोग्राम ही होता है ना बोल के, बट देयर इज अ डिफरेंस। यू आर सेंडिंग द प्रोग्राम आउटसाइड द कंट्री, व्हाट इज द सिक्योरिटी यू हैव। और मेरा मतलब है अगर ये इसमें फ्रॉड होना है तो ये चिप्स अगर स्वैप हो गए फ्रॉड हो सकता है, या इसके अंदर की सर्किट बोर्ड को निकाल के दूसरा सर्किट बोर्ड लगाए तभी फ्रॉड हो सकता है। इसमें जो सेकंड सीरियल पोर्ट ये लोग जो कल्पेश साहब ने बता रहे थे, ये सेकंड सीरियल पोर्ट यस फॉर फ्यूचर यूज ये लोग रखे थे, सो दैट ये कंप्यूटर को एक्सेस देने के लिए। या प्रिंट आउट भी अगर लेना होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इसका प्रिंट आउट आता है, एग्जैक्टली, वो ऑब्वियसली उस पोर्ट का इस्तेमाल करते हो। उसके लिए पोर्ट रखे थे, और ये प्रिंट आउट का फैसिलिटी ऑलरेडी है इसमें। ये प्रिंट आउट का फैसिलिटी है, वो जो ये लोग रेज करे थे, जो सीक्रेसी ऑफ वोट नहीं है इसमें। क्योंकि अगर मैं वोट डाला, अगर मैं प्रिंट निकाल दिया उसके अंदर, मैं किसको वोट डाला, क्या टाइम पे वोट डाला, वो सब आ जाएंगे इसमें। यानी कोई पार्टी हो तो वो वेंडेटा अपना चला सकती है कि किस मोहल्ले से कितने वोट पड़े और वहां से वोट नहीं, किस मोहल्ले से नहीं, किस बंदे ने कैसा वोट दिया, इंडिविजुअली आप बता सकते हैं। खुल जा सिमसिम, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सलाहकार की हैसियत से काम कर रहे पुणे के डॉक्टर अनुपम सर्राफ ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अनुपम की माने तो 6 मई को जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली तो उसमें चुनाव के नतीजे दिखाई दे रहे थे, जबकि ये चुनाव 13 मई तक चले थे और नतीजे 15 मई को आए थे। हम डेमोक्रेसी के स्टडी कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पूरे कैंडिडेट लिस्ट का एक एक्सेल स्प्रेडशीट डाउनलोड कर सकते थे, कोई भी डाउनलोड कर सकते थे। तो हम लोग भी डाउनलोड कर रहे थे। तो अप्रैल के 16 तारीख से हमने डाउनलोड शुरू किया। तो जैसे कैंडिडेट के नाम आते थे वैसे वो स्प्रेडशीट में ऐड कर देते थे। तो 6 मई को जो डाउनलोड किया हम लोगों ने स्प्रेडशीट, तो 6 मई के स्प्रेडशीट में तो वो पूरा स्प्रेडशीट कोडेड था। तो उसमें कैंडिडेट के नाम, पार्टी के नाम और जो पूरे कैंडिडेट में 8070 कैंडिडेट जो थे उनके जो वोट्स पोल्ड का इंफॉर्मेशन था वो भी कोडेड उसी स्प्रेडशीट में 6 तारीख से था। तो ये सर्राफ साहब कह रहे हैं एक बहुत ही सनसनीखेज दावा इनका। चुनाव 13 मई को थे, लेकिन नतीजे वेबसाइट पे जो डाउनलोड जब किया जा रहा था तो 6 मई को दिखाई पड़ रहे थे। खुल जा सिमसिम, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरोप गंभीर है, सवाल कई स्वयंसेवी संगठन भी उठा रहे हैं। दावा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन महज 5 मिनट में हैक हो सकती है। मामला राजनीतिक है, लिहाजा राजनीतिक दल भी जिरह कर रहे हैं। जिन्हें शिकस्त मिली, इन्हें ईवीएम में गड़बड़ झाला दिख रहा है। जीतने वाले सब कुछ ठीक होने का दम भर रहे हैं। लोकतंत्र को महफूज रखने का नया हथियार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम सवालों के घेरे में है। इस मशीन की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं सवाल। अचानक कई स्वयंसेवी संगठनों और राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ झाला है। दलील ये दी जा रही है कि ईवीएम में लगने वाली चिप में गड़बड़ी की गुंजाइश है। दावा ये किया जा रहा है कि ईवीएम को 5 मिनट में हैक किया जा सकता है। ईवीएम के वास्तविक डाटा को किसी भी खास प्रोग्रामिंग के जरिए अपनी इच्छा के मुताबिक परिणाम देने वाले डाटा में बदला जा सकता है। नई मशीनें जो 2006 में लाए हैं उसमें से आप साफ और आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसने किसको वोट दिया। यदि आप मशीन आपके हाथ लग जाए तो आप पता लगा सकते हैं कि किस समय किस पार्टी को वोट दिया गया, किस सीक्वेंस में लोग अंदर आए और उन्होंने मतलब किस किस पार्टी को वोट दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ईवीएम को पूरी तरह से विश्वसनीय बताया है। आयोग के मुताबिक
उसे ईवीएम को लेकर कई संगठनों और राजनीतिक दलों से शिकायतें मिली। वोटिंग से पहले पर्यवेक्षक मॉक पोल के जरिए ईवीएम की जांच करते हैं। मतदान खत्म होते ही मशीन को सील कर उसे स्ट्रांग रूम में बंद किया जाता है। ऐसे में किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम की निष्पक्षता पर तकनीकी समिति की राय ली जा चुकी है। इसके साथ ही कई अदालतों ने इस संबंध में ईवीएम के पक्ष में फैसले दिए हैं। लोकतंत्र के इस नए और सबसे महत्वपूर्ण हथियार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वो इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो संगठन तकनीकी आधार पर ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी बात को चुनाव आयोग अनसुना क्यों कर रहा है। लेकिन ये चुनाव आयोग की राय है, राजनीतिक दलों और उन संगठनों की नहीं जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस इसे पूरी तरह खारिज कर रही है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के इस हथियार पर विवाद शुभ संकेत नहीं है। वैसे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस समय दिल्ली से मंजीत नेगी। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स, आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। इस वक्त वरा प्रसाद हमारे साथ है जो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कि कैसे हैक किया जा सकता है वोटिंग मशीन को। जी वरा प्रसाद। अभी वरा प्रसाद साहब ने मॉक पोल बताएंगे आपको। वो मॉक पोल में हर एक कैंडिडेट को ये 4 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया मैंने एंड इट इज शोइंग नाउ टोटल 0 वोट्स। ओके नाउ डायरेक्ट बैलेट प्रेसिडिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाएगा। इधर बैलेट यूनिट के ऊपर रेडी लैंप लगाएगा। तो वोट डालते जाता हूं मैं। आप क्लियरली नोट करिए। हाँ, बदल बदल के 1-2 नंबर पे बदल रहे हैं आप। हाँ ना, एक एक डालते जा रहा हूं पहले। सबको एक एक डाल रहे हैं। हाँ। अगर नजदीक से देख सकें इसको तो आप बदल बदल के एक एक अलग अलग को वोट डाल रहे हैं। हाँ। तो ये मार्क पोल हो गया अभी। तो मैं 1 2 2 1 ऐसा डाल दिया था। 1 2 2 1 1 2 2 1 जी। तो टोटल 6 वोट्स डाल दिया था जी। 6 वोट हो गए। नो पोल एंड कर देते मैं। पोल एंड करके रिजल्ट्स डिक्लेयर करता हूं जी। कौन जीत गया? तो बिफोर पोलिंग एजेंट्स ये पूरा मतलब बिफोर फाइनल पोलिंग एजेंट्स को दिखा रहे कि भाई मशीन अच्छा है, ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है। तो 1 कैंडिडेट टू 1, सेकंड कैंडिडेट 2 एंड थर्ड कैंडिडेट 2, फोर्थ कैंडिडेट 1। ये तो साफ है। ये तो साफ है। देयर इज नो मैनिपुलेशन, देयर इज नो नथिंग। ओके, देन आई विल क्लियर द डेटा बिफोर फाइनल पोलिंग। मतलब सुबह सुबह जब पोलिंग स्टार्ट होता है, पोलिंग शुरू करते हैं। पोलिंग शुरू करते हैं अभी। तो अगेन दे विल स्विच ऑफ एंड दे विल स्टार्ट द फाइनल पोलिंग। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। अभी एक पेपर और पेन लेके बराबर लिख दिया ना। ओके, मैं लिखता चला जाऊंगा। फिर से वैसे ही वोट, फिर से वैसे ही कर दीजिए। तो थोड़ा ज्यादा करेंगे, कम से कम 15 वोट्स। 10 कर दीजिए। 10 कर देंगे। 10 कर दीजिए। ओके। ओके, नाउ विल स्टार्ट। ओके। तो फर्स्ट कैंडिडेट को 1 डाल दिया जी। थोड़ा लिख के रखना। 1। ओके, देन सेकंड कैंडिडेट को 2, एक और 1 डाल दिया। सेकंड को 2 नहीं, फर्स्ट कैंडिडेट को 2 डाल दिया था। फर्स्ट को 2 डाले। या अगेन सेकंड कैंडिडेट 1। सेकंड कैंडिडेट 1। अगेन सेकंड कैंडिडेट 1। 2 डाल दिया। 2 डाल दिया था। ओके। तो अगेन थर्ड कैंडिडेट 1। ठीक है। देन फोर्थ को 1। फोर्थ को 1। अगेन फोर्थ 2। फोर्थ को 2 कर दिया आपने जी। या अगेन थर्ड 1। 2 हो गए। तो टोटल 8 डाल दिया था जी। और 2 डालेंगे। 2 और डाल दीजिए। ओके।
Now first candidate 1. 3 हो गए. Yeah. Again first candidate 1. 4 कर दिया आपने. Yeah, 4 कर दिया था. जी. Now total you can check up 10. 10 दिख रहा है? जी. तो पोल एंड करेंगे इधर. पोल एंड. It is showing total 10. 10. Okay. Now it will be sealed and switch off. Okay. Remove the connection between DU and control unit. Okay. Okay. Now it is kept in strong room before the final results declaration. ये तो हट जाएगा, ये स्ट्रांग रूम में चला जाएगा. हट जाएगा. ये हटा दिया. ये हट जाएगा. So I will start now final results. So it is showing candidates 4. Okay. And total 10. Okay. Okay. Now I will declare the final results. Okay. Okay. I will press the result button. Okay. Now you can watch carefully what is happening. Okay. Total candidates 4. Okay. Total 10 votes. Okay. And first candidate 2. जबकि 4 डले थे. 4 डाले थे. Okay. Okay. Second candidate 4 बन गया. 2 डले थे उनके. Yeah. Third candidate 2. जी हाँ, 2 ही डले थे. हाँ. Fourth candidate 2. तो सेकंड को आपने जिता दिया, जीत रहा फर्स्ट कैंडिडेट था. Yeah. It is manipulated, no? At least this machine is manipulated. आपका सामने कुछ भी नहीं किया आपने, मैनिपुलेटेड वोट्स. तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है. ये इसे आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या तरीका क्या निकाला है आपने इसको इस तरह की मशीन बनाने का? तरीका निकालने की बात कुछ नहीं है. ये कोई इंजीनियरिंग पढ़ा सो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क के जैसा भी कर सकता है. इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. ये सिर्फ एक कैलकुलेटर मैकेनिज्म के जैसा बना सो मशीन है. मैंने क्या किया, इसके अंदर जो चिप है उसके अंदर मैं ट्रोजन भरा. ये ट्रोजन को आप लोग देखने टाइम ही उन्हें एक्टिवेट कर दिया जो आप गौर नहीं कर सके. ट्रोजन एक्टिवेट हो गया, 2 जिताने के लिए लगा दिया हम लोग. तो आप 51% 2 के लिए देना बोल के हम लोग कमांड दे दिया अंदर. ऐसा हम जो भी कमांड आप पूछे, जो भी बटन जिताना है हम जिता सकते हैं. जाहिर है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी होनी पड़ेगी. आप बैलेट को बेल आउट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकतंत्र के लिए किसी वरदान की तरह ही दिख रही है. लेकिन दिलचस्प पहलू ये कि सवाल भारत में ही नहीं उठे. जहां जहां ये सिस्टम आया वहां वहां शक भी साथ लाया. और एक मुल्क ने तो आशंकाओं के मद्देनजर ईवीएम को अलविदा तक कहकर फिर से बैलेट पर लौटा है. वो दौर बीत गया जब चुनाव का पूरा नतीजा जानने के लिए मतगणना शुरू होने के अगले दिन तक का इंतजार करना पड़ता था. अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंस्टेंट रिजल्ट आता है. टीवी रेडियो पर 2 दिनों तक कौन बाजी मारेगा, इस पर बहस नहीं. बस सब कुछ ही घंटों में तय हो जाता है. लेकिन 2004 से संसदीय चुनाव में जिस डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को भारत में लागू किया गया, उससे विदेशों में कुछ जगहों पर नकारा गया है. आधार ये कि ये सिस्टम चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को बनाए रखता है. आयरलैंड में 2006 से ईवीएम के जरिए मतदान शुरू हुआ, लेकिन 3 करोड़ यूरो इस पर खर्च होने के बावजूद वहां की सरकार ने इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया. यही नहीं, जर्मनी में तो DRE टाइप वोटिंग मशीन को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है. यूं तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से ही चुनाव होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां इस सिस्टम पर कोई सवाल ना उठे हों. मई 2004 में अमेरिका की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर एक पेपर जारी किया था. 2005 में भी अमेरिकी सरकार ने ईवीएम से जुड़ी आशंकाओं को सामने रखा. अमेरिका में जिस तरह के सवाल उठे, वही सवाल अब भारत में भी उठ रहे हैं. यूं तो चुनाव के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी की बात कई हलकों में आती रही है, लेकिन सच्चाई जो हो, बहस तो छिड़ी गई है. और इस वक्त पूर्व चुनाव पर्यवेक्षक केजे राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सीधे उनके पास ही चलते हैं. केजे राव साहब, चुनाव में धांधली रोकने की बात जब भी आएगी शायद टीएन सेशन के साथ आप ही का नाम आएगा. आज ईवीएम सवालों के दायरे में है, क्या कहेंगे आप? ईवीएम मशीन जो है
टैंपर प्रूफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पहला दफा यूज करने का पहला, देश में यूज करने का पहला 1990 में जब भी गोस्वामी कमेटी जो अपॉइंट किया हुआ था, एक सब कमिटी भी फॉर्म हुआ था, उसमें 3 मेंबर इमिनेंट पर्सनालिटीज टेक्नीशियंस जो है, डॉक्टर एस संपत जो है उस वक्त डायरेक्टर था आरएससी में डीआरडीओ का, और दूसरा जो है इंद्रेश सेन है जो है आईआईटी में प्रोफेसर था, और तीसरा जो है डॉक्टर सी राव कापरसाड़ा, ये जो है डायरेक्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम। ये तीनों ने टेस्ट करके उन्होंने सर्टिफाई किया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है टैंपर प्रूफ है, टैंपर प्रूफ भी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सारा हिंदुस्तान में यूज करना चाहिए करके। उसका बाद 1990 में ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है उनका सामने, उन्होंने भी कहा कि यस यूज होना चाहिए करके। नहीं, आपने बूथ लूटे जाने के लिए बदनाम बिहार और बंगाल जैसे बदनाम राज्यों में बैलेट से होने वाले मतदान में भी धांधली रोक ली थी, तो फिर ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी? ये ईवीएम से होने से बूथ कैप्चरिंग भी नहीं होता है, क्योंकि अगर बूथ कैप्चरिंग जहां होता है एकदम बटन दबाओ, क्लोजिंग बटन, बस बंद हो जाता है, कोई भी टैंपर नहीं कर सकते, कोई भी मतलब बूथ कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारा फैसिलिटीज है ईवीएम से, जो बैलेट पेपर क्यों लाना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल जो है, ये जो है ना एक बोगी है और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ये डाई डाउन हो जाएगा 4-5 दिन में। चलिए उम्मीद यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब, आपके पास वक्त की कमी मैं समझ रहा हूं, आपको निकलना है शहर से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी समय हमारे लिए निकाला। तो केजरीवाल साहब जिस तरह से कह रहे हैं, वकील हैं ये इस बात के कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों बढ़िया है, इसकी वजह भी है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट यहां पर बैठे हुए हैं। प्रोफेसर अरुण, आपसे ही कहना चाहेंगे, केजरीवाल जो कह रहे हैं उनकी बात में भी दम है, लेकिन आपके सवाल अपनी जगह है। आप चाहते क्या हैं? अब हम ये जरा मुद्दे को समेट ले और ये चाहें कि आप चाहते क्या हैं, किस तरह से इस बहस को रोका जा सकता है। देखिए, प्रोफेसर इंद्रेसन 2006 में भी उन्होंने कमीशन बिठाया। उन्होंने एक पॉइंट तो साफ कहा कि हम देखेंगे ही नहीं, वो ये कि क्या ये मशीन वाकई वो करती है जो कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए। उन्होंने उसको देखने से ही इनकार कर दिया। हम जो कह रहे हैं वो उस सब्जेक्ट में आती है कि जो अगर आपके वोट की सीक्रेसी चली जाती है तो ये मशीन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब तक ये सारी बातें डिस्कस नहीं हो जाती, मेरा विचार है हम पेपर बैलेट में वापस चले जाएं। पेपर बैलेट को भी और सिक्योर बनाया जा सकता है, उसकी तरफ हमने देखा नहीं, हमने सीधा मतलब कंप्यूटर की तरफ बहुत चले गए। कोई जरूरत नहीं थी। पेपर अगर स्लो होता है तो क्या हुआ? 4 दिन लग जाते हैं साहब, तो क्या हुआ? 3 दिन बाद नतीजे, खासतौर पे हम टीवी वालों को बड़ी परेशानी। जब 1 महीना वैसे ही लग जाता है चुनाव में, तो 1 दिन और सही, 2 दिन और सही, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब धीरे चलता है तो सोचने का भी समय मिलता है, बहस का भी समय मिलता है, आपके चैनल लोग ज्यादा देखेंगे। हरिप्रसाद जी, मेरा ओपिनियन ये है कि दिस मशीन शुड कंटिन्यू बट फुल प्रूफ। केजरीवाल साहब ने बताए थे कि ये मशीन परफेक्ट है और एक कमेटी बिठाए, लेकिन आप एक बार वापस देखिए 1990 में जो कमेटी बैठी है, इट हैज सजेस्टेड समथिंग। अगेन देयर वाज ए कमिटी इन 2006 एंड अगेन दे सजेस्टेड समथिंग। 1990 में और 2006 में थोड़े पॉइंट्स है जो रिपीट हो गए। इफ इट इज फुल प्रूफ, व्हाई दे वर बीन रिपीटेड एंड व्हाई Professor Indrasen's review was not being taken in total। अगर टोटल लिया जाए शायद ये बन सकता है। हम बोलने का एक ही चीज है, वेरिफिकेशन टूल क्यों नहीं रख रहे और ओटीपी बोल के क्यों बता रहे हैं और मास चिप्स क्यों यूज कर रहे हैं? अपनी कोड बाहर क्यों जाना है? अपनी कोड यहां कर सकता है। और ये चिप का कॉस्ट जो है $1 है, मास्क लेने से शायद एक 20 सेंट कम होता होगा। $1 का चिप को लाइए, यहां पर ही प्रोग्राम करिए, कम से कम हमारे को तसल्ली तो रहेगी। चलिए, आपकी तसल्ली की भी बात जायज है, उसके लिए भी चुनाव आयोग को सोचना होगा। लेकिन कल्पेश के पास चलते हैं, जिन्होंने दावा किया है, इकलौते मेरे ख्याल से इंसान हैं जिन्होंने ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका इस्तेमाल होता है, वो तस्वीरों में एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे कि वो भी दिखाए। लेकिन कल्पेश, आप क्या चाहते हैं कि ये बहस रुके और ये जो फुल प्रूफ सिस्टम जिसका दावा किया जाता है उस पर कोई उंगलियां ना उठाए? संजय जी, मेरा मानना यह है कि आडवाणी जी ने जो मुद्दा उठाया है
कि जब तक कि ये प्रूव न हो जाए कि इट इज फुल प्रूफ या इसको चेंज करके कोई बेटर मशीन न मैन्युफैक्चर किया जाए, तब तक के लिए इसको स्टॉप कर देना चाहिए। इफ यू आर नॉट श्योर कि टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो फिर व्हाई आर यू यूजिंग इट, जस्ट सिंपल थिंग। दूसरी बात, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो पीवी इंदिरा सेन की कमेटी ने की। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, मैं उसका आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कि जैसे आम आदमी जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डालता है, उसके बाद रिजल्ट के बटन पर क्लिक करता है एंड ही चेक्स द रिजल्ट। जस्ट एक सिंपल प्रोसेस, जैसे एक वोटर आके वोटिंग डाल के गया और उसको टेस्ट किया, उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर इंटरनल जो सर्किट्स होती है उसका कहीं कोई टेस्टिंग नहीं हुआ। तो पीवी इंदिरा सेन की ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ ऊपर से एक वोटर के वोटिंग बटन दबाने की जैसा टेस्टिंग हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कमिटी रिपोर्ट, उसको हम व्हाई शुड वी एक्सेप्ट दैट। जबकि टेक्निकल लेवल पे एक आईआईटी का टेक्नीशियन है, एक अच्छा इंजीनियर, उसको इंटरनली अच्छी तरह चेक करना चाहिए था। इट शुड बी हैव डन प्रॉपरली, ये नहीं हुआ। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने अंदर के इंटरनल पार्ट्स का कभी भी कोई डिजाइन या कुछ भी बाहर पब्लिक या टेक्निकल रिसर्च के लिए क्यों नहीं रखा? बिकॉज उनको ये मालूम है कि ये सब अगर बाहर रखा तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाएंगे। जी, जाहिर तौर पर कल्पेश, हम आपका पॉइंट हम समझ गए हैं और आपका पॉइंट भी ले लिया गया है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां पर कुछ टेक्नीशियन सवाल उठा रहे हैं, मसलन कि इसमें पता लग जाता है सीक्रेसी ऑफ वोट, जो लोकतंत्र में हमारे सबसे ज्यादा तवज्जो जिसको दी जाती है, बिल्कुल उसका जिस तरह से टेक्नीशियंस बता रहे हैं कि वो इस पे नहीं रही है। दूसरी बात, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्यों नहीं एक बार इसका टेक्निकल टेस्ट एक्सपर्ट से करवाया जाता है? यही हमारा सवाल था। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप चलते रहिए समय के साथ, लेकिन इससे पहले कि हम खत्म करें आज आपका सवाल, तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो आपके जो नतीजे आए हैं उसमें हमें जो जवाब मिले हैं, 85% लोगों ने हां कहा है। 85% लोग ये कहते हैं कि यानी लोग मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। वहीं 15% लोग ही ऐसे हैं जिनका मानना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ जाना संभव नहीं है। यहां पर तो अब जनता भी कह रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। अब पूरा दारोमदार चुनाव आयोग के ऊपर है कि इस बहस को कैसे वो रोक सकता है और कैसे जो सवाल उठा रहे हैं उनको खामोश करवा सकता है। तो हमारी इस खास पेशकश में भी इतना ही। आप चलते रहिए समय के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया। और उस चिट को बाहर ले जाना नहीं चाहिए, उसको बगल में एक बॉक्स में ही डाल देना चाहिए। उस बॉक्स में डालने के बाद जब कोई विवाद आती है तो उसी की वो पर्चा की गिनती होगी। Well, I'll simplify it. You see, it's a very complex subject. When we had ballot system, we had voter fraud, no doubt. But it was all retail in one constituency, one booth like that. This electronic voting machine is wholesale.
wholesale fraud. In fact, according to my estimate, I am willing to say it here, I've said it in the court, so it's not it's a part of the public record. 90 seats won by Congress party in 2009 was due to electronic voting machine and not due to the public vote that they received. And the way we have proved it is, prima facie, is to show that in each of these constituencies, when you go polling booth-wise analysis, there are about 1/3 of polling booths where a party like the BJP or Telugu Desam or Anna DMK gets 0 vote or 1 vote or 2 vote. That's impossible, because in every polling booth, every political party, even Janata Party has 5 workers in a polling booth, and therefore with their families you have 25 votes. So how is it possible? So anyway, the crux of the matter is that in the High Court, when the Election Commission was opposing my demand for introducing a voter receipt like in the ATM, which the person sees and then tears off the voter receipt and puts it in the ballot box before going out. If you can't do that, let us go back to ballot papers. And today, United States, England, Netherlands, Germany, most of the important nations of Europe, plus Japan, Korea, all use ballot papers for their election. India, Nigeria and Venezuela are the great countries which use electronic voting machines. I don't know whether they are bigger democratic countries than the Americans and the English and the Germans and so on. But anyway, what I was surprised is that the Election Commission claimed that this is a unique machine which cannot be rigged. So I took a couple of friends of mine from Andhra Pradesh, software engineers, and went to the Election Commission to demonstrate. Because the Election Commission invited me saying, you made this public statement, please demonstrate. I went to demonstrate. And they videoed the whole thing. And then my friends, V.V. Rao and Hari Prasad, they both set about working on this, and they started taking the parts apart to show that the rigging, how it can take place. And suddenly the Electronic Voting Machine, Electronic Corporation of India and the Bharat Electronics Limited, who were present there, objected, saying, no, this is a violation of our intellectual property rights. We have patents and this is all violation of that. These people are stealing our model and all that. And they aborted the meeting. They didn't let the meeting go to the point where I could demonstrate that the machines can be rigged. Now, after that, poor Hari Prasad came to Maharashtra and they said, you stole one electronic voting machine from the Election Commission and put him in jail here. So, with the support of Mr. Jagdish Shetty, we were able to get him out ultimately. But he spent quite some time in jail. For what? On a fraudulent charge that he had stolen an electronic voting machine and then later on television showed how it can be rigged. He should be given Bharat Ratna for demonstrating that, not putting him in jail. Now the final thing is, I wrote a letter to the WTO, because I was Commerce Minister. I was the one who signed the first document on creating of the WTO. So I have lots of friends there. I wrote to them, the World Intellectual Property Organization based in Paris. Does the Election Commission have patent for this electronic voting machine? And reply came that yes, the Election Commission had applied for patent. Then we asked for some clarification. They could not give the clarification. So we wrote to them that this machine is unworthy of being patented. So please withdraw your application. And they withdrew the application. So that was lie number one. Lie number two is that this is an indigenous machine. The most important part of electronic voting machine is the microcontroller which controls the distribution of votes as you press the buttons. That's the important thing. That is produced by a Japanese company, not by an Indian company. Not produced by ECIL or BEL. It's produced by a Japanese company. I located the Japanese company and asked them
that this microcontroller you produce, do you use it in your electronic voting machine in Japan? He said, are you mad? We have ballot papers. We don't use electronic voting machine. So the Japanese company which is selling us the microcontroller is not able to use it in its own country. They use it in Venezuela, Nigeria and India. Three musketeers of Indian world democracy. Now, therefore, the High Court said, the High Court didn't want to go too far because there was an election going on. There would have been so they said, we accept Dr. Swami's view that the electronic voting machine is tamperable. And therefore, the Election Commission should now enter into a full-fledged discussion with all stakeholders and come to a conclusion what should be done. The Election Commission has given assurance that they will introduce voter receipts. If they don't do it in the next 3-4 months, then I'll go back to the court and say, please supervise this. If tomorrow in the UP elections, if the Congress party gets more than 25 seats, then it is the microcontroller which has won. ये वो मशीनें हैं जिनकी बदौलत इस देश की जनता ने अपने नेताओं का चुनाव किया है, लेकिन कोई चाहे तो इन मशीनों से झूठ भी बुलवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन है, ऐसे आरोप तो कई बार कई लोगों ने लगाए, लेकिन जब हैदराबाद के एक शख्स हरिप्रसाद ने इसे टीवी कैमरे के सामने साबित करके दिखा दिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो चाहता था कि ये एक्सपोज किया जाए, उसने एक मशीन इनको दी है और बहुत उसने अच्छा काम किया है। अगर ऐसे कोई नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा? अगर सब गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, नहीं ये पता नहीं चलना चाहिए किसको, तो कैसे चलेगा? हरिप्रसाद पर आरोप लगाया गया है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चोरी की है, लेकिन चोरी तो काफी पहले ही हो चुकी थी। हरिप्रसाद की गिरफ्तारी तब हुई जब उसने इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ की जा सकने वाली छेड़छाड़ का भंडाफोड़ किया। मैं दावे से के साथ कहता हूँ 100% की ये होगा। सभी इलेक्शन मशीन में तो नहीं करेंगे, पर कुछ इलेक्शन मशीन में करेंगे, तो उसमें से क्या होता है, काफी हजारों वोट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जा सकते हैं। ये सच बोलने की सजा है जो हरिप्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस सच का खुलासा हरिप्रसाद ने किया है वो सच अभी तक सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, या यूं कहें वो इसे देखना ही नहीं चाहती। विशाल सिंह के साथ न्यूज डेस्क TV9। और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट फिरोज मीठी बोलवाला और उन्हीं से बातचीत करेंगे। फिरोज जी, सच्चाई आपने देख ली कि हरिप्रसाद को सच बोलने की सजा मिली है, क्या ऐसे में आपको लगता है कि बाकी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो इस तरह का सच अगर सामने लाना भी चाहते हैं तो इस मामले को देखकर चुप बैठ जाएंगे? बात सिर्फ आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए, मैं वैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ नहीं, मैं बेसिकली पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। सवाल हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, हमारे पूरे राजनीतिक व्यवस्था है कि अगर इलेक्शन जिस प्रकार से अंडरमाइन हो जाएंगे तो हमारी पूरी लोकतंत्र की बुनियाद आज हिलती हुई दिख रही है। आज हरिप्रसाद इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा नेक काम किया है, एक हीरो है हमारे समाज के, मगर जिन नेताओं की और जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी का उसने जो पर्दाफाश किया उसकी सजा आज हरिप्रसाद को मिल रही है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय समाज की जिम्मेदारी बनती है कि लोग उठ खड़े हो और हरिप्रसाद के लिए, उसके रिहाई के लिए हम लोग आवाज उठाए और ईवीएम मशीन की तहकीकात हो, वो हमारी डिमांड होनी चाहिए। ये बहुत खुलकर हमको अभी सड़कों पे आना होगा। तो फिरोज जी, क्या लगता है आपको कि एक इंसान जो सच लाने की कोशिश में लगा रहता है और उसके बाद जब वो सच दुनिया के सामने लाता है तो उसे बजाय किसी इनाम देने के, अवार्ड देने के, इस तरह से जेल में डाला जाता है? इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इस किस्म की कुछ शक्तियां हैं जो चाहती कि ये ईवीएम सिस्टम से अभी हमारे चुनाव लड़े जाए, और ये अलग अलग पार्टियों में इस किस्म के लोग मौजूद हैं। मगर सबसे बड़ा खतरा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आज अगर जो सबसे दो बड़ी पार्टी अगर वो चुप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लीडर इसमें शामिल है, और उसके साथ कि सीबीआई के माध्यम से जो बाकी के जो लीडरों को करप्शन के केस में फांस कर उनको जो चुप बिठाया जा रहा है, तो इतने बड़े केस पे जब इस देश के राजनीतिक लीडर चुप है
तो ये बहुत खतरनाक निशानी है हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इससे पहले के चुनावों में इस्तेमाल की जा चुकी है, क्या आप मानते हैं कि उसमें धांधली हुई होगी? अभी तो वैसे लग रहा है, अगर वो नहीं होता तो हरिप्रसाद आज जेल में नहीं होते। और हमारा डिमांड पहले से रहा है कि अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पेपर वोटिंग भी होनी चाहिए, ताकि जहां भी ऐसा लगे कि एक कंटेस्टेड पोलिंग हुआ हो वहां पेपर काउंटिंग भी हो। भारतीय चुनाव यंत्रों ईवीएम में धांधली हो सकती है। भारत के चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि ईवीएम यानी कि चुनाव यंत्र छेड़छाड़ रहित है, पर इस वीडियो में कंप्यूटर सुरक्षा जानकार बताते हैं कि कैसे चुनाव यंत्र से छेड़छाड़ करके वोट चुराए जा सकते हैं और चुनाव का परिणाम बदला जा सकता है। ऐसा लग सकता है कि यह छेड़छाड़ इतनी आसानी से शायद न हो पाए, पर वास्तव में काफी आसान है। इतना आसान कि शायद आपको देश में लाखों लोग मिल जाए जो इस करतूत को परिणाम दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि मत देने के लिए आप जाते हैं और आपको एक मत पत्र दिया जाता है। आप अपना मत डालने एक पर्दे वाली कुटिया के पास जाते हैं और पर्दे के पीछे से कोई आपका मत पत्र छीनकर फाड़ देता है और आपको कहा जाता है कि अब आपका मत दर्ज हो गया है। जब चुनाव प्रक्रिया का अंत आता है तो पर्दे के पीछे का इंसान चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठा पकड़ाता है जिसमें वो कहता है कि उसने ईमानदारी से मत की गणना की है, ऐसा दावा करता है। चुनाव यंत्र यह पर्दे के पीछे के इंसान से अधिक ईमानदार नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में 1 दशक से अधिक चुनाव यंत्र से ही मतदान किया गया है। चुनाव यंत्र के 2 हिस्से हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट अर्थात मत यूनिट। कंट्रोल यूनिट का चुनाव अधिकारी और बैलेट मत यूनिट का चुनाव कार्यकर्ता प्रयोजन करते हैं। बैलेट यूनिट पर सभी उम्मीदवार के नाम होते हैं और एक नाम चुनने पर उस उम्मीदवार को मत मिल जाता है। चलिए हम एक मत दर्ज करने का परीक्षण करें इस चुनावी यंत्र से। जैसे ही मतदाता मत डालने आता है तो कंट्रोल यूनिट से ये बटन दबाकर एक वोट डालने की अनुमति दी जाती है। फिर मतदाता बैलेट यूनिट पर बटन दबाकर अपना मत दर्ज करते हैं। मान लें कुल 5 उम्मीदवार हैं, तो चलिए हम 15 मतदाता के हिसाब से हर उम्मीदवार को 3 वोट देते हैं। बाद में मतगणना के समय जब मत गिने जाते हैं तो एक उम्मीदवार के 7 वोट दर्शाए गए। ये तो कुछ गलत है, ये 3 होने चाहिए थे क्योंकि हमने सारे उम्मीदवार को गिनकर 3 वोट ही दिए थे। किसी प्रकार से दूसरे उम्मीदवारों से एक वोट की चोरी की गई है। अब हम इस यंत्र को खोलकर दिखाएंगे कि हमने कैसे इससे छेड़छाड़ की है। भारतीय चुनाव आयोग ने किसी भी मतदाता को चुनाव मशीन खोलकर जांच करने की अनुमति नहीं दी है। इस यंत्र में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है और हर कंप्यूटर की तरह इसमें भी एक प्रोसेसर और मेमोरी होती है। हमने यंत्र में छेड़छाड़ उसके डिस्प्ले के साथ की है। ये गलत मतगणना दिखाता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने अपना नकली डिस्प्ले एक असली वाले डिस्प्ले जैसा ही बनाया है और कुछ ही रुपयों में 2 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है ऐसा बहुरूपिया डिस्प्ले। हमने इस प्रदर्शन के नीचे एक नन्हा सा यंत्र छुपाया है जो गलत मतगणना दिखाता है और एक ब्लूटूथ यंत्र जिसको हम भीतर संकेत भेज सकते हैं कि कौन जीते। बेईमान उम्मीदवार ये सारी छेड़छाड़ चुनाव के पहले भी महीनों सालों पहले भी कर सकता है। अपराधी इस छेड़छाड़ को चुनाव घोषित होने के और चुनाव वाले दिन के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इसको साबित करने के लिए हमने एक छोटा सा यंत्र बनाया है जिसमें ये चक्र घुमाने पर जो चाहे उस उम्मीदवार को जिता सकते हैं। इस छोटे से यंत्र को कंप्यूटर की मेमोरी से कुछ ही पल के लिए लगा दिया जाता है और ये यंत्र कंप्यूटर की मेमोरी में याद रखे गए उम्मीदवारों के आंकड़ों को पलक झपकते ही बता देता है। ये छेड़छाड़ कोई निशान नहीं छोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि हमारा वाला उम्मीदवार जीत जाए। कंप्यूटर की गुप्त प्रोग्राम से छेड़छाड़। कंप्यूटर में जो चिप पर मतगणना का प्रोग्राम रखा जाता है उसे ना ही कोई पढ़ सकता है और ना ही उसका अध्ययन कर सकता है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग वाले भी उस प्रोग्राम को खोलकर देख नहीं सकते हैं। अब अगर कोई अपराधी एक बहुरूपिया चिप बनाकर मशीन में डाल दे तो कोई भी जांच कर बता नहीं सकता। चुनाव आयोग के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष आचार्य पीवी इंद्रसेन कहते हैं, प्रोग्राम जाम है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता। BEL और ECIL जो ये चिप बनाते हैं वो भी इस प्रोग्राम कोड को पढ़ नहीं सकते।
याद करें पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति, क्या यदि जो प्रोग्राम कोड जिसको हम पढ़ नहीं सकते वो बेईमान हुआ तो? चौथा तरीका, चुनावी यंत्र की अपर्याप्त सुरक्षा। चुनाव के प्रारंभ होने से पहले एक कृत्रिम मतगणना की जांच होती है, ये पता करने के लिए कि यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन यह बहुत आसान कार्य है। चुनाव यंत्र को प्रोग्राम करना कि सैकड़ों मत दर्ज होने के बाद ही वो मतगणना में बेईमानी करे। नकली चुनाव के दौरान सब कुछ सामान्य प्रतीत होगा, परंतु वास्तविक परिणाम बेईमान होंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग बड़े ही साधारण मोहर और ठप्पों के साथ इन यंत्रों का सुरक्षा प्रमाण देते हैं। इनके साथ बड़ी आसानी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैज्ञानिकों को ऐसे मोहर या ठप्पों का आविष्कार नहीं कर पाए हैं जिससे छेड़छाड़ नहीं किए जा सके। यहाँ तक कि परमाणु अड्डों के लिए उपयोग किए गए मोहर और ठप्पे बहुत ही कमजोर सुरक्षा हैं। यह भी कहा जाता है कि उम्मीदवार के क्रम पहले से नहीं निर्धारित किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इससे छेड़छाड़ करने को ज्यादा समय नहीं मिलता बेईमानों को। पर अगर हमने ब्लूटूथ यंत्र भीतर छिपाया है तो हम मोबाइल फोन के एक खास प्रोग्राम से चुनाव यंत्र को संकेत भेजकर हमारे उम्मीदवार को जिता सकते हैं। हमने आपको कई तरीके दिखाए वास्तविक परिस्थितियों में असली चुनाव यंत्र से छेड़छाड़ करके मत चुराने के। हम मानते हैं कि हमने साबित कर दिया है कि भारत में प्रयोग किए जाने वाले चुनाव यंत्र की छेड़छाड़ से मत चोरी करना आसान है। बिना कागज की प्रणालियों स्वाभाविक रूप से पारदर्शी नहीं है और असुरक्षित है। इन पर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, आयरलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी आदि ने रोक लगा दी है। इन देशों की राह पर चलने में ही समझदारी होगी भारत के लिए। अधिक जानकारी के लिए indiaevm.org लिंक पर जाएं।